जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। हमने कहा था बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जिसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल वो हम डायरेक्टली ट्रेस करते हैं टू द प्रोडक्ट, वेयर एज इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट जो हैं वो हम एक इनडायरेक्ट मेथड से एलोकेट करते हैं टू द प्रोडक्ट। तो हमने कहा था एक एग्जांपल के तौर पे ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एक मैन्युफैक्चरिंग में लेट से अगर एक आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें उसका फ्लो ऑफ कॉस्ट कैसे होगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो देखिए सबसे पहले हमने पिछली बार डिस्कस किया था किसी भी कंपनी के लिए उसका रॉ मटेरियल जो है वो आप उसे ख़रीदना होता है। तो वो रॉ मटेरियल जो है वो रिसीव होता है आपके पास कंपनी में और इनिशियली उसको आप अपने पास स्टोर करते हैं। यहाँ पे जब आप स्टोर करते हैं तो उसके बाद फिर इनिशियल स्टोर्स में से निकलता है और फैक्ट्री एरिया में ऑपरेशनल एरिया में जाता है और जाके फिर आप उसके ऊपर काम करते हो, उसको फिर फिनिश करते हो और उसके बाद उसे पैक करते हो, इंस्पेक्ट करते हो और कंप्लीट करके फिर आप उसको अपने कस्टमर को इसको सेल कर देते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये हमने पिछली बार एक लोगो लैंप्स की एग्जांपल ली थी जिसमें एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी ऑर्डर पे कस्टमाइज लोगो लगा के लैंप बना के देती है। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है वो आपका सबसे पहले मटेरियल रिसीव होता है तो वो स्टोरेज में रखा जाता है, फिर शीट मेटल स्टैंपिंग में इसको लेके जाते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर काम शुरू होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर एक डिपार्टमेंट से अगले डिपार्टमेंट में जाता है तो सेकंड वर्क इन प्रोसेस आ जाता है, फिर इसी तरह असेंबली, इंस्पेक्शन और फिर अल्टीमेटली क्या है फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके हम इसके आगे चलेंगे कि जब कॉस्ट मूव कर रही होती है तो हम कैसे अपने वर्क इन प्रोसेस को अकाउंट को और ओवरहेड अकाउंट्स को कैसे कैसे अपडेट करते हैं। सिंपली एक तो ये कि फ्लो ऑफ कॉस्ट जो है वो मैचेस फ्लो ऑफ द गुड्स थ्रू द फैक्ट्री। जैसे जैसे आपकी जिस तरह आपने कोई चीज़ ऑर्डर की बाहर से रॉ मटेरियल आपकी इन्वेंट्री में पहुंच गया, आपने इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब क्या आपने वो जितनी की इन्वेंट्री आई थी वो आपने इन्वेंट्री के अकाउंट में डाल दी। फिर जब आपने वहाँ से निकाली और फैक्ट्री के वर्किंग एरिया पे उसको तैयार करने के लिए इशू कर दिया तो आपने उस इन्वेंट्री से उसको वर्क इन प्रोसेस में ले गए। फिर एक वर्क इन प्रोसेस एक डिपार्टमेंट में कुछ काम हुआ फिर अगले डिपार्टमेंट में चले गए, फिर वो दूसरे के वर्क इन प्रोसेस में चला गया। इस तरह करते करते फिर फिनिश गुड्स में आ जाएगा और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या इन्वेंट्री सोल्ड में आ जाएगा आपका। तो इस तरह जिस तरह प्रोडक्ट मूव करता है फैक्ट्री के फ्लोर पे उस तरह उसकी कॉस्ट भी अगले से अगले अकाउंट में मूव करती जाती है। फिर अगेन वही सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज टू अपडेट अकाउंट्स फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ये कि किसी भी प्रोडक्ट पे कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा है और कितना डायरेक्ट लेबर लगी है वो आपको उसकी सोर्स डॉक्यूमेंट से, मतलब जाहिर बात है जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा जब वो फ्लोर पे प्रोडक्शन करेगा तो वो अपनी जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए पीछे से मटेरियल मांगेगा, लेबर मांगेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर सके। तो वो जब रेक्विजिशन फॉर्म्स, मतलब वो कहता है मुझे इतने केजी ये मटेरियल दे दें, इतने केजी ये मटेरियल दे दें प्रोडक्शन के लिए, तो वो बेसिकली रेक्विजिशन फॉर्म्स जमा कराता है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये जो फ्लोर मैनेजर जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें मटेरियल और लेबर इसने मांगी है। दैट मीन्स उनकी जो कॉस्ट है वो इस प्रोडक्ट को एलोकेट होगी। फिर अगेन वही हमने डिस्कस किया था नॉर्मल कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग को। नॉर्मल कॉस्टिंग इज यूज ओवरहेड इज चार्ज टू जॉब्स बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट्स। चूँकि प्रोडक्शन चल रही होती है साथ साथ नॉर्मल एक्चुअल कॉस्टिंग में हमें पीरियड का एंड का वेट करना पड़ता है, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप महीने के शुरू में लेट से प्रोडक्शन शुरू कर दें और एक्चुअल कॉस्ट के लिए पूरा महीना वेट करते रहें या पूरा पीरियड ख़त्म होने का वेट करते रहें। तो आप फिर क्या करेंगे, पीरियड के शुरू में कॉस्ट को एलोकेट करना शुरू कर देंगे एक एस्टिमेटेड रेट के हिसाब से।
तो आगे जाके हम देखेंगे इसको डिटेल में जब कॉस्टिंग की बारी आएगी कि एस्टिमेटेड रेट और फिर एंड में जब एक्चुअल रेट्स हमारे पास आ जाते हैं या एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है तो फिर फ़र्क क्या होता है, वो बात की बात है। फिर दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है वो है ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट यूज्ड इन नॉर्मल कॉस्टिंग। अब बेसिकली क्या है, नॉर्मल कॉस्टिंग में चूंकि हम एक एस्टिमेटेड रेट के ऊपर हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल का अकाउंट एक हम बनाते हैं। तो तमाम ओवरहेड कॉस्ट जो है हम वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में ऐड करते जाते हैं। जी, ये पिछली बार हमने वैसे डिस्कस किया था, जल्दी से ओवरव्यू कर देते हैं कि जब रॉ मटेरियल रिसीव होता है तो सबसे पहले आप उसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में डेबिट करते हो, ठीक है। और इस वक्त सारे का सारा मटेरियल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में डेबिट हो जाता है। इस वक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की बाइफरकेशन आपने नहीं की। मतलब जिस तरह लेट से मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दी थी आई थिंक, कि अगर वुड यूज़ किया है तो वुड और ग्लू वुड फर्नीचर बनाने में वुड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल होगा और ग्लू इनडायरेक्ट मटेरियल होगी। तो अब लेकिन जब हमने बल्क में ग्लू और वुड रिसीव किया तो वो सारी की सारी अभी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में रिकॉर्ड हो जाएगी इकट्ठे। जब फैक्ट्री के फ्लोर पे भेजेंगे वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट डायरेक्ट के तौर पे यूज़ होना है और कौन सा इनडायरेक्ट के तौर पे यूज़ होना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब फैक्ट्री के फ्लोर पे आपका जो फ्लोर मैनेजर है वो कह रहा है जी मुझे इतना वुड दे दें और इतनी ग्लू दे दें, वुड मुझे डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे चाहिए और ग्लू मुझे इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे चाहिए। तो वहाँ जाके फिर अब आपका जो ग्लू है जो डायरेक्ट मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में डेबिट होगा और आपका पीछे से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से निकलेगा और वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हो जाएगा। वेयर एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो निकलेगी तो पीछे से वहीं से ही रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से, लेकिन वो वर्क इन प्रोसेस में नहीं जाएगी, वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम स्टोर से चीज़ें लेते जाएंगे ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में हम वो एक्चुअल अमाउंट्स जो है वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे इसी तरह जिस तरह हमने मटेरियल की कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस में ऐड किया है, डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में और इनडायरेक्ट मटेरियल को ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में, इसी तरह लेबर की जो कॉस्ट है जो वर्क इन प्रोसेस जो उस प्रोडक्ट को बनाने में उसके ऊपर काम करने में जो खर्चा आ रहा है लेबर का, वो भी हमें वहीं वर्क इन प्रोसेस में उसकी कॉस्ट को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें टाइम शीट्स देखनी पड़ेंगी। मुझे एक पर्सनली किसी का क्लैरिफिकेशन के लिए भी आया कि जी हमें तो कॉस्ट चाहिए, टाइम शीट देखने की, टाइम रिकॉर्ड देखने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली हम टाइम रिकॉर्ड जो है वो इसलिए देख रहे हैं कि हमें पता लग सके कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस पे कितने लोगों ने काम किया, कितनी देर काम किया, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि इतने लोगों ने इतने घंटे काम किया तो इनकी जो वेज या सैलरी या ख़र्चा बनता है वो लेट से 5 आवर्स काम किया, 200 पर आवर कॉस्ट थी, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स, तो 1000 की जो है वो लेबर कॉस्ट है जो कि मुझे इस प्रोडक्ट को या वर्क इन प्रोसेस में लेके जानी है। तो टाइम शीट से बेसिकली हम टाइम शीट्स इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने कितनी देर काम किया, ताकि हम उनकी सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करके उतनी अमाउंट जो है वो हम उस प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोसेस में डाल सकें, ठीक है। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी जो है वो वर्क इन प्रोसेस में नहीं आएगी, वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में जाएगी। मतलब जितनी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगी है वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में जाती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह क्या है, तमाम जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो आपकी एक्यूमुलेट हो रही हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में ऐड हो रही हैं। फिर उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बेसिकली जो है वहाँ से
वो उसको आपने वर्क इन प्रोसेस से निकालना है और किधर ले जाना है, फिनिश गुड इन्वेंट्री में, ठीक है। और फिर जब फिनिश गुड और जब आप इसको बेच दोगे तो फिनिश गुड इन्वेंट्री से निकलेगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू में जो पहले 2 लेक्चर्स भेजे थे परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के, और परपेचुअल में अगर आपको याद हो जब भी सेल होती है तो 2 एंट्रीज होती हैं। एक सेल्स रेवेन्यू की, जिसमें लेट से अगर हमने सेल किया है तो और रिसीवेबल पे है या कैश पे है तो कैश डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होता है। और साथ ही इन्वेंट्री के अकाउंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। बेसिकली वो फिनिश गुड इन्वेंट्री में हम कमी लेकर आ रहे होते हैं और उसको फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में निकाल के जा रहे होते हैं। तो ये एक आपका साइकिल है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फॉलो होता है। यहाँ पे एक ही वर्क इन प्रोसेस अकाउंट था, एक ही डिपार्टमेंट में काम हो रहा था। अगर एक से ज़्यादा हो तो पहले वर्क इन प्रोसेस से दूसरे वर्क इन प्रोसेस, फिर तीसरे, और फिर अल्टीमेटली जाना उसने भी फिनिश गुड्स में ही है और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। अभी आगे जाके हमने एग्जाम्पल के साथ इसको अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। अच्छा, अब जैसा हमने कहा था ना जी, सबसे पहले तो आपके पास कंपनी को या फैक्ट्री को मटेरियल रिसीव होता है। द मटेरियल स्टोर रूम रिसीव्स अ शिपमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 12,500। इसका मतलब है इस कंपनी ने 12,500 का मटेरियल रिसीव कर लिया है, ठीक है। और वो इनिशियली इसमें से कुछ डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज़ होगा, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज़ होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि पहले स्टेप पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस नहीं निकालते। इस वक्त हमारे लिए सबका सारी इन्वेंट्री है, सारे के सारे को इनिशियल इन्वेंट्री के अकाउंट में या मटेरियल्स इन्वेंट्री के अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर तो फिर सीधे पे क्या पहली एंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर तो हम कैश में पेमेंट कर देते तो कैश 12,500 से क्रेडिट हो जाता। अगर हमने कैश में पेमेंट नहीं की तो हमने बाद में देने होंगे, तो अकाउंट्स पेएबल 12,500 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी है इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। इसके बाद आपका पहला स्टेप था जब आपने मटेरियल रिसीव किया कंपनी में। अब उससे आगे हमारे पास जो फ्लोर है प्रोडक्शन का, वहाँ पे मैनेजर है, उसने प्रोडक्शन करनी है। उसको पता है कि मैंने आज 5 ऑर्डर्स बनाने हैं, 10 बनाने हैं, या जो भी चीज़ बनानी है उसके हिसाब से वो रिक्विजिशन फॉर्म भेजता है स्टोर को कि भाई मुझे इतना मटेरियल भेज दो। अच्छा, अब वो वहाँ पे बताएगा कि मुझे कितना डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे चाहिए और कितना इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे चाहिए। तो वो मटेरियल्स आर सेंट टू द स्टैंपिंग एंड असेंबली एरियाज। द कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स इज 1400, द कॉस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल्स इज 800। मतलब रॉ मटेरियल हमें रिसीव हो गया। अब यहाँ पे हमने उसको स्टैंपिंग एरिया में उन लैंप्स को तैयार करना है। तो जो प्रोडक्शन का मैनेजर है उसने कहा जी मुझे मटेरियल दे दें जो 1400 का मैं डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज़ करूँगा और 800 का मैं इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे यूज़ करूँगा, अब जो मेरी प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं उस हिसाब से। इसका मतलब है कि स्टोर से 2200 का मटेरियल निकलेगा, 1400 का मटेरियल चूँकि डायरेक्ट मटेरियल है वो वर्क इन प्रोसेस में आएगा, और 800 चूँकि इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। क्या है इसका मतलब है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1400 से डेबिट हुई और ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल 800 से डेबिट हुआ। ऑन द अदर हैंड रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री 2200 से क्रेडिट। क्या मतलब, इसको अगर हम समराइज करें, इसका मतलब है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से 2200 की इन्वेंट्री निकल रही है, कॉस्ट 2200 की कॉस्ट निकल रही है, और कहाँ 1400 जा रही है वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में तमाम डायरेक्ट कॉस्ट हैं, और 800 जो है वो जा रही है ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। इसी तरह लेबर की कॉस्ट भी हमें लेकर जानी है, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कहते जी, wages totaling 2000 are accrued,
75% of these costs are direct labor and 25% are इनडायरेक्ट लेबर. प्रिपेयर द जर्नल एंट्री. देखिए जी, अच्छा, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अकाउंटिंग में ना वो आपको हर सेंटेंस को, हर ट्रांजैक्शन को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेगा. बेसिकली आपका काम है इंटरप्रेट करना उसको. वो कहता है वेजेस टोटलिंग, मतलब वेजेस क्या होती है? तनख्वाहें. वेजेस किनको दी जाती हैं? आपके एम्प्लॉयज़ को जो आपके लिए काम कर रहे हैं. इसका मतलब है वेजेस टोटलिंग 2000 आर एक्रूड. 2000 की तनख्वाहें जमा हो गई हैं. इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली आपका सैलरीज का एक्सपेंस है. लोगों ने आपको काम कर दिया है. अक्रूड कब होंगी? जब उन्होंने काम कर दिया है. इसका मतलब है कि काम हो गया है. $2000 का उन लोगों ने काम किया है. अब $2000 में से वो कहता है 75% ऑफ दीज कॉस्ट आर डायरेक्ट लेबर. इसका मतलब है $2000 का जो खर्चा आया है लेबर का, उसमें से 75% जो है वो डायरेक्ट लेबर का है और 25% मतलब 500 इनडायरेक्ट लेबर का है. अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा. जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोसेस में ऐड की जाएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में ऐड किया जाएगा. अब क्या हम सारी डायरेक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में लेके जा रहे हैं और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हम ओवरहेड में जमा करते जा रहे हैं. ठीक है. तो आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1500 से डेबिट हुई और ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो है वो 500 से डेबिट हुआ. वेजेस पेएबल 2000. अगर अक्रूड ही जमा हुई तो इसका मतलब है हमने पे नहीं की, इसलिए वेजेस पेएबल को क्रेडिट किया है. लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई है, क्रेडिट हुई. अगर वो कह देता पेड वेजेस टोटलिंग 2000, इसका मतलब है पेमेंट कर दी थी, तो फिर कैश 2000 से क्रेडिट हो जाता. ठीक है. इसका मतलब है अब जो है वो आपने उसको लेकर आगे आपके प्रोडक्ट को आप फैक्ट्री एरिया में ले आए, उसको मटेरियल भी उस पर लगा दिया और ओवरहेड कॉस्ट भी इनकर हो गई. अब टाइम आ गया है कि हमारी तरफ से जो है वो कंप्लीट है, प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है. अब इसको वर्क इन प्रोसेस से निकाल के फिनिश गुड में भेजना है. लेकिन उससे पहले एक काम ये करना होगा कि वर्क इन प्रोसेस जो है, वर्क इन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है उसमें अभी तक सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लगी हैं. इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी तक नहीं एलोकेट हुई. ठीक है. उसको, क्योंकि अभी तक जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी हमने कहाँ एलोकेट, जमा कहाँ की हैं? ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में. वो एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर होती जा रही थी वो हम ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में जमा करते जा रहे थे. लेकिन अभी तक हमने उसमें से निकाल के इन प्रोडक्ट को कुछ एलोकेट नहीं की. तो नॉर्मल कॉस्टिंग क्या कहती है? नॉर्मल कॉस्टिंग कहती है कि जी, नॉर्मल कॉस्टिंग कहती है कि एक प्री डिटर्मिन्ड रेट के हिसाब से ओवरहेड को जो है वो एलोकेट किया जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर. तो वो कहता है ओवरहेड कॉस्ट आर एलोकेटेड टू वर्क इन प्रोसेस यूजिंग एन एलोकेशन रेट ऑफ 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. कहते हैं जी डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट मटेरियल लगा दिया, डायरेक्ट लेबर लगा दिया, प्रोडक्ट तैयार है. अब उसको भेजना है फिनिश गुड्स में. लेकिन फिनिश गुड में भेजने से पहले आपने फैसला करना है कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है. डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है, डायरेक्ट लेबर आपको पता है, ओवरहेड का कितना हिस्सा अब इस प्रोडक्ट को एलोकेट किया जाए ताकि इसकी कॉस्ट मुकम्मल हो. अब कितनी कॉस्ट है? अब उसने आपको कॉस्ट एलोकेट करने का क्राइटेरिया बता दिया. 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसका मतलब है क्या? आपने 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी अभी आपने निकाली. वेजेस टोटलिंग 2000 आर एक्रूड, 75% ऑफ दीज कॉस्ट आर डायरेक्ट लेबर. इसका मतलब है 2000 में से जो 1500 था वो डायरेक्ट लेबर की फॉर्म में गया था. इसका मतलब है 1500 अगर डायरेक्ट लेबर लगी है तो 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर आर हमारे अंदाजे के मुताबिक
जो है ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। मतलब जिस प्रोडक्ट को $500 डायरेक्ट लेबर आवर का लगा है उसको $1000 जो है वो ओवरहेड का लग जाएगा। हमारे केस में 1500 ओवरहेड डायरेक्ट लेबर लगा है तो उसका 200% जो है वो $3000 हो जाएगा। तो हम $3000 को ओवरहेड से निकालेंगे और क्या करेंगे, अपना वर्क इन प्रोसेस में शामिल कर देंगे। ठीक है, वर्क इन बेसिकली क्या किया, अब इस जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में था, डायरेक्ट लेबर भी ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में था। अलबत्ता ओवरहेड का कोई हिस्सा हमने वर्क इन प्रोसेस में शामिल नहीं किया था। वो हम एक जैसे जैसे ओवरहेड्स अक्कर हो रहे थे वो हम एक अलहदा अकाउंट में जमा करते जा रहे थे, उसको हमने नाम दिया ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का। अब टाइम आ गया था कि ये प्रोडक्ट तैयार हो गया था, प्रोडक्ट तैयार हो के इसको फिनिश गुड्स में भेजना था। फिनिश गुड्स में भेजने से पहले उसकी कॉस्ट को कंप्लीट करना था। अब कॉस्ट कंप्लीट करने के लिए हमें पता जी उस पर डायरेक्ट लेबर कितनी लग गई, डायरेक्ट मटेरियल कितना लग गया हमें पता चल चुका था क्योंकि हमने वो वर्क इन प्रोसेस में ऑलरेडी जमा किया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कितनी लगी वो भी हमने वर्क इन प्रोसेस में ऑलरेडी जमा की हुई थी। लेकिन अभी तक इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ओवरहेड कितना एलोकेट करना है वो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। यहाँ पे हमें उसने रूल ये बताया कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी डायरेक्ट लेबर लगी है उसका 200% जो है वो ओवरहेड का नॉर्मल कॉस्टिंग के ज़रिए, मतलब नॉर्मल कॉस्टिंग एक एस्टिमेटेड रेट के ज़रिए अंदाजन आप एलोकेट कर दो। इसका मतलब है अब हम उस अंदाजे से फिर 200%, हमने 1500 डायरेक्ट लेबर थी तो उसका 200% 3000 जो है वो फिर हमने ओवरहेड कंट्रोल, जो एक अकाउंट बनाया हुआ है जहाँ पे हम सारी ओवरहेड कॉस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, उस अकाउंट में से 3000 निकाला, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल के अकाउंट से निकाला और उसको वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में शामिल कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी आ गई, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आ गई और ओवरहेड कॉस्ट भी आ गई। अब बात है कि इसको फिर वर्क इन प्रोसेस से निकालना है और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है। कहता है जो हम डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहे हैं जिनकी अभी तक हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड हमने एलोकेट कर दिया है, उनमें से एक है जॉब नंबर 1208 विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2200 इज कंप्लीटेड। मतलब जो हम ये जो अभी तक हम सारे काम कर रहे हैं इसमें हम डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहे होंगे, इसमें से एक जॉब थी जॉब 1208। उस 1208 पे जो अब तक डायरेक्ट मटेरियल लग चुका है, डायरेक्ट लेबर लग चुकी है और जो हमने ओवरहेड एलोकेट की है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट है कितनी, 2200। इसका मतलब है हमने अब इस 2200 को वर्क इन प्रोसेस से निकालना है और फिनिश गुड्स में ऐड करना है। ठीक है, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो फिनिश गुड इन्वेंट्री 2200 से डेबिट। ऑन दी अदर हैंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है वो 2200 से कम हो जाएगी। मतलब क्या है, पहले हमने तमाम वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल को डाला, फिर हमने डायरेक्ट लेबर को डाला, फिर हमने एंड पे ओवरहेड भी एलोकेट कर दिया वर्क इन प्रोसेस में। इसका मतलब है तमाम कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में पहुंच गई। वर्क इन प्रोसेस से फिर हमने प्रोडक्ट को निकाला और फिनिश गुड इन्वेंट्री में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब वही जो जॉब 1208 है जो हमें 2200 की कॉस्ट की थी और हमारी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में 2200 से पड़ी हुई है, इसको हमने कस्टमर को शिप कर दिया हु इज बिल्ड फॉर 4000। बेसिकली कह रहा है कि उस ये जो 2200 का हमने प्रोडक्ट बनाया था इसको हमने $4000 में बेच दिया। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। एक तो ये 4000 का हम बेच रहे हैं, बिल्ड है, इसका मतलब है कैश नहीं मिल रहा होगा, रिसीवेबल होगा, तो फोर्थ अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, इंक्रीज होगा 4000 से डेबिट। ऑन दी अदर हैंड सेल्स रेवेन्यू, सर्विसेज रेवेन्यू नहीं, सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू 4000 से आपका क्रेडिट।
अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपको याद है ना, जब आप सेल करते थे तो सेल के साथ ही आपको इन्वेंट्री के अकाउंट को भी अपडेट करना होता था। इसका मतलब है अब 4000 की हमने सेल की, साथ ही 2200 की फिनिश गुड इन्वेंट्री हमारे पास से कम हो गई। 2200 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से लेस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये प्रोडक्ट हमारी फिनिश गुड इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है, हमने कस्टमर को भेज दिया है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, अब 2200 से कुछ ना कुछ डेबिट होना है, और वो क्या है? वो है 2200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमारी एंट्री थी। अकाउंट्स रिसीवेबल 4000 से डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2200 से डेबिट, सेल्स रेवेन्यू 4000 से क्रेडिट, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 2200 से क्रेडिट। तो हम इसको बेसिकली अगर देखें, इस सेल को अगर हम इंटरप्रेट करें या इस ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करें, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमने 4000 की सेल की जिसकी कॉस्ट थी 2200, जिसकी वजह से हमारी फिनिश गुड इन्वेंट्री में 2200 की कमी आ गई है, और हमने क्लाइंट से 4000 रुपीज या डॉलर्स रिसीव करने हैं। ठीक है, तो ये आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, जब कॉस्ट एक फैक्ट्री के फ्लोर पे जिस तरह एक प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग से होता हुआ फिनिश गुड्स में पहुंचता है और उसके बाद कस्टमर को शिप किया जाता है, तो ये सारा आपका साइकिल होता है जिसमें आपकी कॉस्टिंग साथ साथ इस तरह मूव करती है, आप अकाउंट्स को अपडेट करते जाते हो। जी, अच्छा, अब हम कहाँ पे पहुँचे हैं कि हमने पीरियड के दौरान हम क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट होती थी वो हम कहाँ डाल रहे थे? ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में, जिसको मैंने तब कहा था टेम्परेरी अकाउंट है। अच्छा, जैसे जैसे ओवरहेड कॉस्ट इनकर हो रही थी वो हम कहाँ डाल रहे थे? ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में। और फिर एंड पे हमने क्या किया? एक अंदाजे के मुताबिक, एक एस्टिमेटेड रेट के मुताबिक, जिस तरह भी हमने पिछली एग्जाम्पल में कहा 200% ऑफ लेबर, मतलब कहा अंदाजे से जितनी लेबर लगी है उसका 200% जो है ओवरहेड का एलोकेट कर दो। इसका मतलब है जब ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में ओवरहेड को ऐड किया गया था, वो जैसे जैसे एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई थी, मतलब 800 का इनडायरेक्ट मटेरियल लिया गया था, वो ओवरहेड में डाला। फिर उसके बाद 500 की जो है वो इनडायरेक्ट लेबर थी, वो आपने ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में डाली। इसका मतलब है पीरियड के दौरान आप ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, तमाम ओवरहेड्स ऐड करते गए हैं। लेकिन जब उसमें से आपने निकाला था तो आपने निकाला एक अंदाजे के ऊपर, जो कि 200% ऑफ ओवरहेड रेट था। जिस तरह हमारे इस क्वेश्चन में 200% ऑफ लेबर था, सॉरी, लेबर रेट के 200% था। इसका मतलब ये है कि अब ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में एक्चुअल अमाउंट्स जा रही हैं और जो निकल रही हैं वो अंदाजे के ऊपर निकल रही हैं। इससे क्या होगा कि जब नॉर्मल कॉस्टिंग में पीरियड खत्म होगा तो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में जो अमाउंट्स हमने ऐड की हैं वो एक्चुअल फिगर्स थी, और जो हमने उसमें से माइनस की हैं, उस अकाउंट में से निकाली हैं, वो क्या है? वो एस्टिमेटेड थी। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल है और कि जब पीरियड एंड होगा तो एक्चुअल ओवरहेड में और ओवरहेड जो हमने एलोकेट किया है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये कि एक्चुअल में जो ओवरहेड लेट से हुआ वो टोटल पूरे पीरियड का 5000 हुआ, लेकिन हमने जो ओवरहेड एलोकेट किया, जो आगे हमने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि हम तो अंदाजे पे एलोकेट कर रहे थे, तो वो हमने एलोकेट कर दिया 4500। इसका मतलब कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 5000, लेकिन हमने जो एलोकेट किया है वो 4500 है। इसका मतलब है 5000 ज़्यादा खर्चा हो गया है जो कि हमने
अपने प्रोडक्ट्स को एलोकेट नहीं किया। या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, खर्चा 5000 हुआ हो लेकिन हमने जो एलोकेट किया हो वो 5500 किया हो। इसका मतलब है नॉर्मल कॉस्टिंग में चूंकि हम अंदाजे से एलोकेशन कर रहे हैं लेकिन पीरियड की एंड में हमारे पास ओरिजिनल फिगर्स भी आ जाती हैं, तो हम जो अंदाजे से एलोकेट किया है उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल से। अब उससे हमें जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं आपका मिस एलोकेटेड ओवरहेड। Misallocated overhead is the difference between actual and allocated overhead. अब एक्चुअल इस डिफरेंस का क्या करें? लेट्स से $4500 हमारी ओवरहेड एलोकेट किया था, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 5000। एक्चुअल में 5000 हमें, इसका मतलब है अगर तो हम बिल्कुल सही करते तो हमने एलोकेट भी 5000 की होती, एक्चुअल में भी 5000 होती, कोई डिफरेंस ही ना आता। इसका मतलब है हमने 5000 की कॉस्ट कम एलोकेट की है, इसको कहते हैं अंडर एलोकेशन। ठीक है, विच मीन्स के अब क्या किया, अब इसका फर्क क्या पड़ा? वो $500 जो हमें प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में शामिल कर देना चाहिए था, वो कॉस्ट जो है वो ओवरहेड में रहेगी, कॉस्ट आगे नहीं गई। अब जब कॉस्ट आगे नहीं गई इसका मतलब है हमने ओवरहेड से कम कॉस्ट भेजी है किसमें? वर्क इन प्रोसेस में। इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस अंडरस्टेट हो गया। जब वर्क इन प्रोसेस अंडरस्टेट हो गया तो आपका वर्क इन प्रोसेस से निकल के कहाँ गया था? फिनिश गुड्स में। इसका मतलब है फिनिश गुड्स भी अंडरस्टेट हो गया। अच्छा, फिनिश गुड अगर अंडरस्टेट हुआ है तो इसका मतलब है आखिरी एंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी वो $500 कम पहुंचा है। इसका मतलब है अगर ये 5 अगर ओवर या अंडर एलोकेटेड होगा तो 3 अकाउंट्स इफेक्टेड हैं, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। इसका मतलब है ये तीनों अकाउंट्स में फर्क आ जाएगा। अब क्या किया जाए? ठीक है, मिस एलोकेटेड ओवरहेड इफ मटीरियल, मतलब अगर वो अमाउंट सिग्निफिकेंट है, एक मेजर अमाउंट है, is prorated to the 3 accounts based on a ratio of their account balances if immaterial it is close to cost of goods sold। वो कहता है अगर तो ये अमाउंट थोड़ी सी है, अगर तो ये अमाउंट छोटी है, मटेरियल नहीं है, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो इस अमाउंट को डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल कर दिया जाए। मतलब क्योंकि देखें ना, अगर आपने एलोकेशन कम की है इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस में कम गया, वर्क इन प्रोसेस में कम गया तो फिनिश गुड्स में भी कम गया, फिनिश गुड्स में भी कम गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी कम गया। तो आप डायरेक्टली अगर छोटी सी अमाउंट है तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ही इसको जाके ऐड कर दें। अगर अंडर एलोकेशन था तो ये मामला, अगर ओवर एलोकेशन हो गई है विच मीन्स के 5000 के बजाय 5500 हमने वर्क इन प्रोसेस में भेज दिया है, इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस में ज्यादा गया तो फिनिश गुड्स में भी ज्यादा गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी ज्यादा गया। अब सीधा वो 500 को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस कर दें। अगर तो ये अमाउंट थोड़ी सी है, छोटी है, तो इसको इस तरह डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये अमाउंट बड़ी अमाउंट है तो फिर उस मटेरियल अमाउंट है तो फिर क्या करेंगे, इन तीनों अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस हैं, क्योंकि हर वक्त फिनिश वर्क इन प्रोसेस का कोई ना कोई बैलेंस होगा, फिनिश गुड्स का कोई ना कोई बैलेंस होगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कोई ना कोई बैलेंस होगा, तो फिर उस केस में जितनी अमाउंट आपकी ओवर या अंडर एलोकेटेड है उसको रिस्पेक्टिवली 3 अकाउंट्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मींस जिस अकाउंट का जितना बैलेंस है उस हिसाब से ओवर या अंडर एलोकेशन को उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आगे एग्जांपल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं जी, सपोज बजटेड ओवरहेड वाज 100,000 फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड ऑफ 10 डायरेक्ट लेबर $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। Expected direct labor hours were 50,000.
so that the estimated overhead rate was $12 per direct labor hour. कहता है कि जी हमने क्या करना है, जो ओवरहेड एलोकेट करना है, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया हमारा 100,000 का, ठीक है, और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो है $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर. अब और एक्सपेक्टेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स. इसका मतलब है $50,000 जो है, 50,000 आवर्स एक्सपेक्टेड हैं, एस्टिमेटेड हैं. फिक्स्ड ओवरहेड 100,000, मतलब 50,000, 100,000 डिवाइडेड बाय 50,000, $2 पर लेबर आवर जो है फिक्स्ड है और वेरिएबल है $10 पर आवर. इसका मतलब है 10 + 2 $12 पर डायरेक्ट लेबर आवर. As expected direct labor hours were 50,000, so that the estimated overhead rate was $12 an hour. इसका मतलब है ये हमने फैसला कर लिया इस $10 को मिला के, और ये दोनों को जब आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो ये $10 पर आवर बना और ये $2 पर आवर बना, तो ये हमारा टोटल बन गया $12 पर डायरेक्ट लेबर आवर. यहाँ पे बेसिकली हमने ये फैसला कर दिया कि एस्टिमेटेड एलोकेशन रेट क्या होगा, $12 पर डायरेक्ट लेबर आवर. जहाँ पे 1 घंटा लगेगा वहाँ पे हम $12 एलोकेट कर देंगे, जहाँ 2 घंटे लगेंगे वहाँ हम $24. ओवरहेड का, डायरेक्ट कॉस्ट का मसला नहीं है. डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो हमने पहले भी कहा कि हमें मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म्स और टाइम शीट से हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है. ओवरहेड का हमने कितना एलोकेट करना है, तो हमने पीरियड के शुरू में ये फैसला कर लिया जहाँ पे 1 घंटा लगेगा वहाँ पे हम $12 लगाएंगे, जहाँ पे 2 घंटे वहाँ पे 24, जहाँ पे 3 घंटे वहाँ पे $36. तो कहता है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल्ड 40,000 फॉर द ईयर. इसका मतलब है जो टोटल आवर्स फिर एक्चुअली इनकर हुए वो कितने हुए, 40,000. इसका मतलब है जब हमने प्रोडक्शन शुरू की तो पहले घंटे को $12, दूसरे घंटे को $24, फिर तीसरे घंटे को 3 घंटे हो गए तो $36. इस तरह करते करते हम जब एक्चुअल आवर्स होते गए, याद है नॉर्मल कॉस्टिंग में कहा था रेट एस्टिमेटेड होगा लेकिन जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, ये जो ड्राइवर है वो तो एक्चुअल होगा. क्यों, क्योंकि जब हम पहले दिन पहुंचे हमें पता लगा आज 10 घंटे यूज हो गए हैं, तो रेट एस्टिमेटेड लेकिन आवर्स एक्चुअल, तो 12 × 10. इसी तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो पीरियड के एंड में पता लगा कि हमने जो इस बार टोटल लेबर आवर्स यूज किए हैं वो यूज किए हैं 40,000. इसका मतलब है हर आवर पे अगर हम $12 एलोकेट कर रहे थे तो हम 12 × 40,000, ये कितना बनता है, 4,80,000 जो है वो हम एलोकेट करेंगे ओवरहेड को, वर्क इन प्रोसेस को ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल से निकालेंगे और किस में डाल देंगे, वर्क इन प्रोसेस में. फॉर द 40,000 एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल 40,000 फॉर द ईयर एंड एक्चुअल ओवरहेड वाज 550,000. अच्छा, अब उसने ये भी बता दिया कि पीरियड के एंड में जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ओवरहेड एलोकेट होना था वो कितना होना चाहिए था, 5,50,000, लेकिन हम अंदाजे के मुताबिक $12 के हिसाब से एलोकेट करते रहे और 40,000 आवर्स चूंकि एक्चुअल में हुए तो हमने 12 × 40, 480,000 जो है वो हमने एलोकेट किया, ओवरहेड से निकाला और वर्क इन प्रोसेस में लेके गए. इसका मतलब है कि हमारा जो ओवरहेड एक्चुअल में जैसे जैसे होता क्या होगा, हम ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल में ऐड करते गए होंगे, तो एक्चुअल में जो ऐड हुआ वो 5,50,000 था और हम जो $12 पर आवर के हिसाब से एलोकेट करते रहे और ओवरहेड से निकाल के वर्क इन प्रोसेस में डालते रहे, वो हमने टोटल निकाला 4,80,000. इसका मतलब है एक्चुअल ओवरहेड जो आया वो आया 550 और एस्टिमेटेड की बेसिस पे हमने जो निकाला वो निकाला 480. इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस में जो हमने आगे भेजा
अगर तो हम एग्जैक्ट अमाउंट मतलब हमारी नॉर्मल, अगर तो हमारे रिजल्ट से हमें पता लगता है कि यार जितना एक्चुअल में हुआ था उतना ही एलोकेट कर दिया, तो फिर तो 550 ही एलोकेट हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि $12 एक अंदाज़ा था, जनरली अंदाज़ा और एक्चुअल कॉस्ट कभी भी सेम नहीं होगी, हमेशा एंड पे डिफरेंस आएगा। तो जी डिफरेंस क्या आया, 5,50,000 ओवरहेड में एक्चुअल कॉस्ट आई, लेकिन जब अंदाजे से माइनस किया उसमें से निकाला तो वो निकाला 480। इसका मतलब है ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल के टी अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, उसमें इजाफे हुए 550 के, लेकिन उसमें से जब एग्जिट किया अंदाजे के मुताबिक तो 480 किया, बैलेंस बच गया 70,000 का। इसका मतलब है 70,000 कॉस्ट कम एलोकेट की है, 70,000 का खर्चा हो गया है उन प्रोडक्ट्स को जो हमने बना के भेजे हैं। कुछ अभी बन रहे हैं, कुछ फिनिश गुड्स में पड़े हैं और कुछ बिक गए हैं। तो 70,000 की कॉस्ट थी जो उन प्रोडक्ट्स के साथ एलोकेटेड थी, उनको एलोकेट होनी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल कॉस्टिंग की वजह से एलोकेट नहीं हो सकी। अब हमने कहा था अगर तो ये अमाउंट इममटीरियल है, छोटी सी अमाउंट है, तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर देंगे। मतलब अगर तो ये 5-7 हज़ार होती तो हम डायरेक्टली इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डेबिट कर देते और ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल से निकाल लेते, क्रेडिट करते। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी अमाउंट है तो हमने क्या कहा है, हमने अब इसको, चूंकि इसका इफेक्ट जो है वो तीनों अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है ना, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड और फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो इस 70,000 को इन तीनों अकाउंट्स में एलोकेट कर देना है, तीनों में डिवाइड कर देना है। लेकिन जो वर्ड है वो है प्रोराटेड, मतलब प्रोपोर्शनेटली बेस्ड ऑन के उन अकाउंट के बैलेंसेस क्या हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में 100,000 पड़ा है, फिनिश गुड्स में 200,000 पड़ा है, और 1.7 मिलियन या 1,700,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, टोटल 2 मिलियन का जो है वो ये तीनों का अकाउंट का बैलेंस है। अब वर्क इन प्रोसेस 2 मिलियन का 100,000 2 मिलियन का 5% है, फिनिश गुड्स जो है वो 10% है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85% है 2 मिलियन का टोटल का। तो ये 70,000 का भी 5% वर्क इन प्रोसेस में जाना चाहिए, 10% जो है वो फिनिश गुड्स में, और 85% जो है वो आपका उसमें जाना चाहिए, अल्लाह भला करे, इसका, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। ठीक है, वो मैं सोचने लग गया कि ये फिगर्स जो हैं वो टैली नहीं हो रही मेरे ख्याल में, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्ली दिस शुड बी 60,000 आई थिंक, लेकिन मतलब 3,000 7,000 10,000 और ये 59, ये 69,500 बनता है, ये टोटल ऐड नहीं हो रहा। दिस शुड बी 60,000 ताकि ये टोटल जो है आपका वो 70,000 ही होगा। इट मीन्स कि अब क्या है, ये जो 70,000 का डिफरेंस था, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल क्या है, टेम्परेरी अकाउंट है, और तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स ने अल्टीमेटली क्लोज होना होता है, पीरियड के एंड में ज़ीरो होना होता है। तो अब आप इसको 70,000 से क्रेडिट करोगे तो ये इस राइट साइड भी 550 हो जाएगी, तो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट पीरियड के लिए इसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। वेयर एज जो 70,000 हमने कॉस्ट कम भेजी थी वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल हो गई है, फिनिश गुड्स में शामिल हो गई है, और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में शामिल हो गई है। ठीक है, तो ये है आपका। और अगर इसी तरह अगर ये अंडर एलोकेशन थी, अगर ओवर एलोकेशन होती तो ये इसका रिवर्स होता, आपका ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता, वेयर एज ये तीनों अकाउंट्स वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट होते। ठीक है, तो ये आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप में भेज दूंगा, पहले आप उनको देखिएगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको भेज दूंगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो
व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। अक्सर लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं, मैं जवाब भी देता हूं, लेकिन बेहतर यह है कि आप ग्रुप में भेजें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ऐसा नहीं है कि वीडियोस अपलोड हो रही हैं और कुछ कोई एक्टिविटी नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग जिनको कन्फ्यूजन्स हैं वो मेरे से क्लैरिफिकेशंस ले रहे हैं। बेहतर है कि आप सब लोग अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करें और जो है वो ग्रुप्स में क्वेश्चंस पोस्ट करते रहा करें। ठीक है जी, थैंक यू। और फिर इसके आगे हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में उसकी वीडियोस भी आप तक आ जाएंगी।